नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो दोस्तों अभी हम टीएसबीएम की सीरीज चला रहे हैं और रोज़ 11 बजे ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट के टॉप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको चैप्टर वाइज देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को हम प्ले कर लेते हैं। तो दोस्तों आज जो हमारा है वो है अकाउंटिंग पार्ट 3। दोस्तों यहाँ पर पार्ट 3 है। इसके पहले अकाउंटिंग के दोस्तों 2 वीडियो आ चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। और दोस्तों आज से आपका डीएसबीएम जो है उसका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और ये डीएसबीएम की लास्ट वीडियो है जो कि है अकाउंटिंग पार्ट 3। तो दोस्तों जिन भी वीडियो को किसी ने अगर नहीं देखा हो तो उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। और दोस्तों आप भी जो इसके पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवाए जा चुके हैं दोस्तों, आप उसके रिवीजन भी करते रहें। तो दोस्तों जो यहाँ पर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवाया जाता है दोस्तों, ये केवल आपका डिप्लोमा फार्मेसी में ही नहीं, अगर आप गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्तों यही सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वहाँ भी पूछे जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो भी चैनल पर नए हैं वो डिप्लोमा फार्मेसी के दूसरे सब्जेक्ट की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं विदाउट किसी डिले के। तो दोस्तों हमारे सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है कि द जर्नल इज डिवाइडेड इनटू। जी हाँ दोस्तों, जो हमारा जर्नल होता है ये हमारा ओरिजिनल एंट्री या फिर प्राइमरी बुक होता है। जो भी हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है दोस्तों उसकी पहली एंट्री हम कहाँ कहते हैं, उसकी दोस्तों हम पहली एंट्री करते हैं जर्नल के अंदर। तो दोस्तों जो हमारा जर्नल होता है इसके अंदर कुछ कॉलम्स बने होते हैं और मैं आपको अभी जर्नल का एक टिपिकल फॉर्मेट दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों जो जो भी हमारा जर्नल होता है इसके अंदर जो भी कॉलम बने होते हैं उसमें डेट ऑफ ट्रांजेक्शन यानी कि डेट की कॉलम होती है। इसके अलावा नेम ऑफ अकाउंट डेबिटेड एंड क्रेडिटेड। यहाँ दोस्तों जो भी हमारा अमाउंट डेबिट हुआ है क्रेडिट हुआ है उसके अकाउंट का नेम भी उसमें लिखा रहता है। इसके अलावा लेजर फोलियो लिखा होता है और ऑल ऑफ दी अबव। तो दोस्तों आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि क्या इन सभी चीज़ों का कॉलम जर्नल में बना होता है या फिर नहीं बना होता है। तो दोस्तों जो हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ दी अबव का, यानी कि जो भी हमारा जर्नल है इसके अंदर डेट, नेम ऑफ अकाउंट, लेजर फोलियो ये सभी कॉलम बने होते हैं। और दोस्तों इसमें एक और कॉलम बना होता है जिसमें कि अमाउंट टू बी डेबिटेड एंड अमाउंट टू बी क्रेडिटेड, यानी कि जो अमाउंट डेबिट हो रहा है जो अमाउंट क्रेडिट हो रहा है उसका भी एक कॉलम दोस्तों जर्नल में बना होता है। तो चलिए मैं आपको एक फॉर्मेट दिखा देता हूं। तो दोस्तों कुछ इस तरह का जर्नल आपको देखने को मिल जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा है फॉर्मेट ऑफ जर्नल। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डेट, यानी कि दोस्तों जो हमारा ट्रांजैक्शन जिस डेट को हुआ है उसको हम लिखेंगे डेट वाले कॉलम में। फिर पार्टिकुलर, जी हाँ दोस्तों जो भी हमारा अकाउंट है या फिर दोस्तों जो भी हमारा ट्रांजैक्शन हुआ है उसकी डिटेल्स हम पार्टिकुलर्स में लिखेंगे। फिर लेजर फोलियो लिखेंगे, अमाउंट डेबिट यानी कि जो हमारा अमाउंट डेबिट हुआ है उसको लिखेंगे और जो हमारा अमाउंट क्रेडिट हुआ है उसको लिखेंगे। तो दोस्तों आप इस फॉर्मेट की प्रैक्टिस कर लेंगे अपने कॉपी में बनाकर। तो डेट, पार्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट ये फॉर्मेट होता है जर्नल का। तो जो जो हमारा जर्नल होता है कुछ इस तरह दिखता है। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है और यहाँ पे पूछा है कि द मीनिंग ऑफ कास्टिंग इन बुक कीपिंग। जी हाँ दोस्तों जो भी हमारा बुक कीपिंग होता है इसके अंदर एक वर्ड आता है कास्टिंग करके। तो दोस्तों जो ये कास्टिंग वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, तो आप इसका आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में करके बताएं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें दिया है टोटलिंग, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट एंड नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों जब हम बुक कीपिंग करते हैं तो उसमें एक वर्ड आता है कास्टिंग और कास्टिंग का मतलब होता है टोटलिंग यानी कि टोटल। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर है वो है टोटली, यानी कि कास्टिंग का मतलब होता है टोटलिंग करना। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है और इसके अंदर पूछा है कि मीनिंग ऑफ CFR CD इन लेजर। जी हाँ दोस्तों जब भी आप लेजर बनाते हैं तो वहाँ पे CF और CD लिखना होता है। तो दोस्तों जब आपका लेजर का पेज जब आपका भर जाता है तो दोस्तों आप दूसरे पेज में उसको नोट डाउन करते हैं तो उसी को कहते हैं कैरिड फॉरवर्ड। और दोस्तों जब उसके नीचे आप टोटल करते हैं तो उसे कहते हैं कैरिड डाउन। तो यहाँ पे CF और CD का मतलब क्या होता है, कैरिड फॉरवर्ड या फिर कैरिड डाउन। तो जो हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन है वो है बोथ 1 and 2 का, यानी कि CF और CD का जो मतलब है वो होता है कैरिड फॉरवर्ड या फिर कैरिड डाउन। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और इसके अंदर पूछा है कि ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन। ये दोस्तों जो भी हमारे बिजनेस के अंदर ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उनकी पहली रिकॉर्डिंग हम कहाँ करते हैं। तो दोस्तों आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट करके बताएं। तो देखते हैं कि इसका आंसर सही है। तो दोस्तों जो भी हमारे बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन होता है उसकी पहली रिकॉर्डिंग हम जर्नल के अंदर करते हैं और इसको हम प्राइमरी बुक, दोस्तों इसको हम प्राइमरी बुक या फिर
दोस्तों इसको हम ओरिजिनल एंट्री बुक भी कहते हैं। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने अगला सवाल आ चुका है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ बता देता हूँ। जो भी हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है उसकी पहली एंट्री हम करते हैं जर्नल में, उसके बाद करते हैं लेजर में, उसके बाद दोस्तों हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस और उसके बाद बनाते हैं फाइनल अकाउंट। तो देखिए ये कैसे सीरीज में लगा हुआ है कि सबसे पहले हम प्रिपेयर करते हैं जर्नल जो भी हमारा ट्रांजेक्शन हुआ, उसके बाद लेजर, उसके बाद ट्रायल बैलेंस और उसके बाद फाइनल अकाउंट। तो दोस्तों आप इस सीरीज को याद रखेंगे कि जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो हम सबसे पहले जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट, ये हमारा सीरीज होता है। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है दोस्तों, और इसके अंदर क्या पूछा है कि द रिकॉर्ड ऑफ जर्नल इज ट्रांसफर्ड इन अनदर बुक कॉल्ड। यहाँ दोस्तों द रिकॉर्ड ऑफ जर्नल इज ट्रांसफर्ड इन अनदर बुक, तो अनदर बुक कॉल्ड। यहाँ दोस्तों जो भी हमारा जर्नल के अंदर रिकॉर्ड दिया होता है उसको जब हम दूसरे बुक में ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पर लिया है बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, लेजर एंड नॉन ऑफ दी अबव। तो दोस्तों आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि जब हम अपने रिकॉर्ड्स को, बिजनेस ट्रांजैक्शन को जर्नल से एक दूसरी बुक में उसको ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको क्या कहते हैं। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया है, देखिए यहाँ पर कि जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है उसको पहले हम एंट्री करते हैं जर्नल में, फिर लेजर में, फिर ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट। तो जो हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन निकल के आ रहा है वो आ रहा है लेजर, यानी कि जो हमारा जर्नल के अंदर ट्रांजैक्शन है उसको हम फिर लेजर में ट्रांसफ़र करते हैं। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है, और दोस्तों आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताएं। तो इसमें पूछा है कि प्रोसेस ऑफ राइटिंग फ्रॉम जर्नल टू लेजर। यहाँ दोस्तों अगर हम ट्रांजैक्शन को, बिजनेस ट्रांजैक्शन को जर्नल से लेजर के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, लिखते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो दोस्तों इस प्रोसेस को हम कहते हैं पोस्टिंग, और जब हम कोई भी एंट्री करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन की जर्नल के अंदर तो उसे कहते हैं जर्नलाइजिंग। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है, और दोस्तों पूछा है कि डेबिट आइटम्स आर रिकॉर्डेड इन। जी हाँ दोस्तों, जो भी हमारा डेबिट होता है, डेबिट अमाउंट होता है, उसको हम लेजर के अंदर किस साइड लिखते हैं। तो दोस्तों अब ये आपका हो गया लेजर हो गया, इसके अंदर एक साइड लेफ्ट हो गया, एक साइड राइट हो गया। तो दोस्तों जो भी हमारा डेबिट होता है, दोस्तों उसको हम हमेशा लेफ्ट साइड में लिखते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर सही ऑप्शन है वो है पहला वाला, कि जो भी हमारा डेबिट्स होता है उसको हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं, और जो हमारा क्रेडिट होता है उसको हम राइट साइड में लिखते हैं। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो दोस्तों ये लेजर का फॉर्मेट होता है, देखिए तो यहाँ पर जो हमारा लेफ्ट साइड है, यानी कि ये हमारा लेफ्ट साइड है और ये हमारा राइट साइड है। तो दोस्तों यहाँ पर हम डेबिट लिखते हैं यानी कि DR, और यहाँ पर हम क्रेडिट वाले अमाउंट लिखते हैं CR। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये कुछ इस तरह का फॉर्मेट होता है लेजर का। तो इसमें डेट, पार्टिकुलर, और यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, JF का मतलब क्या होता है, जर्नल फोलियो अमाउंट विच इज डेबिट इन राइट साइड, एंड फिर से डेट, पार्टिकुलर, और यहाँ पे लिखा है जर्नल फोलियो अमाउंट यानी कि क्रेडिट ऑन राइट साइड। तो ये होता है फॉर्मेट होता है लेजर का। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है, और इसके अंदर पूछा है कि स्टेटमेंट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लेजर इज कॉल्ड। यहाँ दोस्तों डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस जिसको हमने निकाला है कहाँ से, लेजर से, उसे क्या कहते हैं। यानी कि स्टेटमेंट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेजर इज कॉल्ड। तो दोस्तों आप इसका आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों इसको हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर सही ऑप्शन है वो है सेकंड वाला, कि स्टेटमेंट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लेजर इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो यहाँ पर दिया गया है जर्नल, लेजर, उसके बाद क्या आ रहा है, ट्रायल बैलेंस। तो चलिए इसके बाद का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया है कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, जो इसका सही आंसर है वो है ट्रायल बैलेंस। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है, और इसमें दिया है कि फीचर्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। जी दोस्तों जो हमारा ट्रायल बैलेंस होता है इसमें क्या एडवांटेज हो सकते हैं। तो इसमें लिखा है कि लिस्ट ऑफ टोटल्स ऑफ ऑल लेजर। जी दोस्तों जो हमारा लेजर होता है उससे हम टोटल निकालते, बैलेंस निकालते हैं, और उसको हम लिखते हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर, यानी कि लिस्ट ऑफ टोटल्स ऑफ ऑल लेजर। और इसके अलावा इसमें लिखा है चेकिंग आर टेस्टिंग। हाँ दोस्तों जो भी हमने लेजर बनाया है उसके अंदर जो भी अमाउंट क्रेडिट किया गया है, डेबिट किया गया है, वो सब सही है या फिर गलत है, ये सब भी हम
इसको चेक कर लेते हैं। और यहाँ पे लिखा है प्रिपेयर्ड एनी टाइम। यहाँ दोस्तों जो हमारा ट्रायल बैलेंस होता है इसको हम कभी भी तैयार कर सकते हैं। इसमें दोस्तों कोई फाइनेंशियल ईयर का कोई बाउंडेशन नहीं होता है कि इसको हम फाइनेंशियल ईयर के एंड में ही प्रिपेयर करेंगे। इसको हम कभी भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों जो फीचर्स ये सब हो गए, ये सब ट्रायल बैलेंस के फीचर होते हैं। तो जो हमारा यहाँ पर सही ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ द अबव का। तो दोस्तों अब देखिए यहाँ पर ट्रायल बैलेंस का एक फॉर्मेट आ चुका है। कुछ इस तरह का आपको ट्रायल बैलेंस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे लिखा है पार्टिकुलर्स और नीचे लिखा है नेम ऑफ अकाउंट। यहाँ दोस्तों जो भी आपका अकाउंट का नेम है उसको आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर फोलियो वर्ड लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है डेबिट टोटल बैलेंस और क्रेडिट टोटल बैलेंस। तो दोस्तों जो भी आपका डेबिट अमाउंट होता है वो हमेशा लेफ्ट साइड लिखा जाता है और जो आपका क्रेडिट अमाउंट होता है उसको हमेशा राइट साइड लिखा जाता है। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है कि ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। जी हाँ दोस्तों, हम ट्रायल बैलेंस को आखिरकार बनाते हैं क्यों हैं? तो यहाँ पे लिखा है कि चेक आर टेस्टिंग। जी हाँ दोस्तों, जो भी हमारा लेजर है उसके अंदर जो भी हमने बैलेंस वहाँ से निकाले हैं दोस्तों, वो बैलेंस डेबिट हैं, क्रेडिट हैं और वहाँ पर कोई मिस्टेक तो नहीं है, ये सभी हम चेक कर लेते हैं। और यहाँ पे लिखा है प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। जी हाँ दोस्तों, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को बनाने के लिए और बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? ट्रायल बैलेंस की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट जो है दोस्तों, इसी को हम फाइनल अकाउंट्स बोलते हैं एंड हेल्प टू मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, तो ये सभी ऑब्जेक्ट होता है, फंक्शन होता है ट्रायल बैलेंस का। यानी कि हमारा चौथा वाला जो ऑप्शन है ये हमारा सही ऑप्शन है। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं और इसके अंदर पूछा है कि ऑल ट्रांजैक्शन ऑफ कैश इज रिकॉर्डेड इन। या दोस्तों जो भी हमारे बिजनेस के अंदर कैश ट्रांजैक्शन हुआ है उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है कैश बुक, लेजर, बुक कीपिंग, ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों जो भी हम बिजनेस के अंदर कैश ट्रांजेक्शन करते हैं उसको हम कैश बुक में नोट डाउन करते हैं। यानी कि हमारा जो पहला वाला ऑप्शन है ये हमारा सही ऑप्शन है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 11 आ चुका है और इसके अंदर पूछा है कि फाइनल अकाउंट्स आर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको याद रखना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है कि फाइनल अकाउंट्स आर। तो दोस्तों ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। दोस्तों ये तीनों मिलकर ही फाइनल अकाउंट बनते हैं। तो आप इस बात को याद रखेंगे कि फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये तीन चीज़ें शामिल होती हैं। तो जो हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ द अबव। यानी कि फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये तीनों चीज़ें शामिल होती हैं। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो दोस्तों इसमें पूछा है कि फाइनेंशियल अकाउंट आर प्रीपेयर्ड। यानी कि दोस्तों अब इसके पहले हमने ट्रायल बैलेंस के बारे में पढ़ा था। ट्रायल बैलेंस को दोस्तों हम किसी भी टाइम प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा फाइनल अकाउंट है इसको हमेशा हम दोस्तों एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर यानी कि वित्त वर्ष के अंत में इसको प्रिपेयर करते हैं। तो जो हमारा दोस्तों यहाँ पर सही ऑप्शन है वो है एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। यानी कि फाइनल अकाउंट्स को हम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर में प्रिपेयर करते हैं। तो चलिए अब इसके बाद अगला सवाल देख लेते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखें, इसलिए मैंने यहाँ पर एक रेड कलर में मैंने इसको लिख दिया है कि आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि अकाउंट प्रिपेयर्ड टू नो ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस ऑन द बेसिस ऑफ परचेज एंड सेल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको ध्यान देना है ग्रॉस वर्ड पे और यहाँ पे ध्यान देना है बेसिस ऑफ परचेज एंड सेल। जी हाँ दोस्तों, जो भी हमने बिजनेस के अंदर परचेज किया है, खरीदारी किया है और सेल किया है यानी कि बेचा है दोस्तों, तो उसके अकाउंट को हम क्या कहते हैं जिससे कि हमें ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस के बारे में पता चल सके? तो दोस्तों इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। आप इस बात को याद रखेंगे कि इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। तो जो हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन है वो हमारा पहला वाला ऑप्शन जो है ये हमारा सही है कि अकाउंट प्रिपेयर टू नो ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस ऑन द बेसिस ऑफ परचेज एंड सेल विच इज कॉल्ड ट्रेडिंग अकाउंट। तो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का जो हमारा ऑप्शन है ये हमारा सही ऑप्शन है। तो चलिए अब इसके बाद अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 14 आ चुका है दोस्तों और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहाँ पर ग्रॉस वर्ड लिखा हुआ था और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर नेट लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस ऑन द बेसिस ऑफ परचेज एंड सेल, लेकिन दोस्तों यहाँ पर बेसिस ऑफ परचेज एंड सेल नहीं लिखा है। यहाँ पर क्या लिखा है? अकाउंट प्रिपेयर टू फाइंड नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। जी हाँ दोस्तों, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को
दोस्तों पता करने के लिए हम जो अकाउंट प्रिपेयर करते हैं उससे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं। तो दोस्तों आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 में वहाँ पर ग्रॉस वर्ड आया हुआ है, देखिए यहाँ पर लिखा है ग्रॉस वर्ड लिखा है, और इसके अलावा इसमें ऑन द बेसिस ऑफ परचेज एंड सेल के ऊपर जो हमारा दोस्तों जो हमारा अकाउंट होता है उसे हम ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। लेकिन यहाँ पर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को दोस्तों जानने के लिए हम जो अकाउंट बनाते हैं उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं। तो चलिए अब इसके बाद अगला सवाल देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा है कि स्टेटमेंट विच रिप्रेजेंट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस ऑन ए पार्टिकुलर ईयर। जी दोस्तों, किसी भी फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो हमारा बिजनेस है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है दोस्तों, ये कैसे पता चलता है। तो यहाँ पर लिखा है कि स्टेटमेंट विच रिप्रेजेंट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस ऑन ए पार्टिकुलर ईयर। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं बैलेंस शीट, फाइनल अकाउंट, लेजर एंड नॉन ऑफ द अबव का। तो दोस्तों स्टेटमेंट विच रिप्रेजेंट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस ऑन ए पार्टिकुलर ईयर, तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है बैलेंस शीट। यानी कि दोस्तों अगर हम किसी भी बिजनेस का या फिर कंपनी का बैलेंस शीट देखते हैं तो दोस्तों उससे हमें पता चल जाएगा कि जो ये कंपनी है, बिजनेस है, इसका प्रोग्रेस क्या है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 16 आ चुका है और इसमें पूछा है कि बैलेंस शीट इज डिवाइडेड इनटू। जी हाँ दोस्तों, जो हमारा बैलेंस शीट होता है इसके अंदर मेनली दो चीज़ें होती हैं, पहला आपका असेट्स होता है और दूसरा आपका लाइबिलिटीज होता है। तो दोस्तों असेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज क्या होते हैं, आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि असेट्स क्या होते हैं और लाइबिलिटीज क्या होते हैं। तो दोस्तों बैलेंस शीट जो हमारा होता है इसको हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, एक आपका असेट्स होता है और आपका एक लाइबिलिटीज होता है। यानी कि हमारा जो यहाँ पे सही ऑप्शन है वो है बोथ 1 एंड 2 का। तो चलिए दोस्तों इसके बाद अगला सवाल हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 इसके बाद आ रहा है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों 17 आ चुका है। यहाँ पर आप इसको 17 मान लेंगे, यहाँ पर टाइपिंग एरर है, यहाँ पर 17 है ये। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमने यहाँ पर 17 बना दिया है कि 17 हमारा क्वेश्चन नंबर आ चुका है कि असेट्स आर। तो दोस्तों कोई भी बिजनेस होता है, कंपनी होता है, उसके पास दोस्तों जो भी ऑनरशिप होती है, प्रॉपर्टी होती है, स्टॉक होती है, मशीनरी होती है, लैंड होती है, दोस्तों ये सभी आपके असेट्स होते हैं। तो आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा कि जो भी हमारे पास संपत्ति होती है किसी भी बिजनेस की उसी को हम असेट्स कहते हैं, यानी कि प्रॉपर्टी, स्टॉक, लैंड और इसके अलावा दोस्तों आपका हो गया मशीनरी हो गया। तो ये सभी बिजनेस या फिर दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कंपनी के एसेट्स होते हैं। तो चलिए अब इसके बाद अगला सवाल देख लेते हैं जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 18। तो दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था कि व्हाट इज लाइबिलिटीज। दोस्तों लाइबिलिटीज क्या होती है, दोस्तों जो भी जिम्मेदारी होती है जिसको हमें लीगली रूप से दोस्तों हमें उसका निर्वहन करना पड़ता है उसी को हम लाइबिलिटीज कहते हैं। तो दोस्तों आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या फिर कोई दोस्तों कंपनी आपका है, तो दोस्तों आपको जो भी अमाउंट या फिर जो भी एक्सपेंसेस किसी को देना है उसी को हम लाइबिलिटीज कहते हैं। यानी कि वो दोस्तों आपकी जिम्मेदारी है कि आपको इतना अमाउंट पे करना है। तो दोस्तों ये सभी लाइबिलिटीज होती हैं जिसको हम बोलते हैं जिम्मेदारी। अगर आप इसको सिंपल वर्ड में बोलेंगे तो इसको हम जिम्मेदारी बोल सकते हैं। तो इसमें लिखा है कि लीगली अमाउंट पेड बाय बिजनेस। जी दोस्तों, जो भी आपको लीगली अमाउंट दूसरे को पे करना है, जैसे आपका लोन हो गया या फिर दोस्तों आपका सैलरी हो गया, वेजेस हो गया, तो ये सभी आपकी लाइबिलिटीज होती हैं कि इतना पैसा आपको लोन देना है, इतना पैसा दोस्तों आपको सैलरी पे देना है। तो ये सभी चीज़ें लाइबिलिटीज होती हैं। तो जो हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन है वो है दोस्तों जो हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन है वो है हमारा पहला वाला ऑप्शन जो है ये हमारा सही है। तो चलिए दोस्तों अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। तो इसमें पूछा है कि ऑब्जेक्ट ऑफ बजटिंग। या दोस्तों हम बजटिंग क्यों करते हैं, तो दोस्तों आपने बजट का नाम सुना होगा, BUDGET। तो दोस्तों जो भी हमारा बजट होता है इसको केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार है, दोस्तों आपको पता होगा कि वित्त वर्ष के समाप्त होने के बाद हर साल दोस्तों बजट पेश किया जाता है कि तो दोस्तों बजट में बेसिकली दोस्तों अब आपका यहाँ पर जो लिखा है बजट वर्ड लिखा है, इसमें बेसिकली होता क्या है, जिससे दोस्तों आपको 10,000 रुपये दे दिया गया और उसके बाद कहा गया है दोस्तों कि आपको 10,000 रुपये में अपने घर का खर्चा चलाना है। तो दोस्तों इसके बाद आप प्लानिंग करेंगे कि इस 10,000 रुपये में मुझे कहाँ पे क्या क्या पैसा खर्च करना है दोस्तों। तो दोस्तों जो आपको 10,000 रुपया दिया गया है इसमें से आप कितने रुपये दोस्तों आप यहाँ से कितने रुपये आप अपने किचन में खर्च करेंगे, इसके अलावा बिजली का बिल देंगे, स्कूल की फीस भरेंगे। तो दोस्तों ये सभी बजट होता है। तो दोस्तों ठीक उसी तरह जो भी हमारा बिजनेस है उसके अंदर भी बजट का होना ज़रूरी है। तो अब यहाँ पर लिखा है कि ऑब्जेक्ट ऑफ बजटिंग, यानी कि हम बजट क्यों करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं प्रिवेंट वेस्टेज। हाँ दोस्तों जो हमारा इनकम है, जो दोस्तों
जो हमारा प्रॉफिट है या फिर जो भी हमारा रेवेन्यू आ रहा है बिजनेस के अंदर दोस्तों, उसका हम वेस्टेज रोकने के लिए बजटिंग करते हैं कि दोस्तों हमने इस काम के लिए हमने इतना पैसा अलॉट कर दिया है। और इसमें लिखा है कि प्रिपेयर पॉलिसी ऑफ बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, जो भी हमारा बिजनेस है उसके लिए हम पॉलिसी बनाएंगे कि इस सेक्टर में हमें इतना पैसा खर्चा करना है, इतना पैसा लगाना है। और यहाँ पे लिखा है कि इन्वेस्टमेंट कैपिटल इन मोस्ट प्रॉफिटेबल डायरेक्शन। जी हाँ दोस्तों, अब जो भी हमारा बिजनेस चल रहा है दोस्तों, हमने 5 बिजनेस हमने स्टार्ट कर रखा है, लेकिन दोस्तों वहाँ पे 4 बिजनेस से हमें नुकसान हो रहा है और 1 बिजनेस से फ़ायदा हो रहा है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा पैसा होगा, बजट होगा दोस्तों, उसको हम जिस बिजनेस के अंदर फ़ायदा हो रहा है वहीं पर इन्वेस्ट करेंगे। तो दोस्तों जो हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ दी अबव का। तो दोस्तों आपको बजट का मतलब पता चल गया होगा और हम बजट क्यों करते हैं ये बात भी आपको पता चल गई होगी। तो दोस्तों चलिए अब इसके बाद इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसके साथ आपका DSBM का जो सिलेबस है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। और दोस्तों हमने इसके अंदर कॉमर्स और अकाउंटिंग पढ़ा है। तो चलिए दोस्तों अब इस वीडियो का हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि पूछा है कि अकॉर्डिंग टू फंक्शन बजट इज क्लासिफाइड इनटू। जी हाँ दोस्तों, जो हमारा बजट है इसको हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है सेल बजट, यहाँ पे लिखा है सेल बजट, परचेज बजट, पर्सनल बजट, ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों अब इस तरह तो जो आपका बजट है इसको हम कई कैटेगरी के अंदर इसको दोस्तों हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। लेकिन चलिए हम क्वेश्चन नंबर 20 को यहाँ पर देखते हैं। इसमें लिखा है कि सेल्स बजट। जी हाँ दोस्तों, जो भी हमारा आइटम है उसको सेल करने के लिए दोस्तों हम जो पैसा लगाएंगे, जैसे आपका हो गया एडवर्टीजमेंट। जी हाँ दोस्तों, विज्ञापन के अंदर हम जो भी पैसा लगाएंगे ताकि हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिके, उसी को हम कहेंगे सेल बजट। यानी कि दोस्तों हमने 5,000 रुपये या फिर दोस्तों कोई भी अमाउंट हमने सेल करने के लिए फिक्स कर दिया दोस्तों कि हम इतना पैसा विज्ञापन के अंदर लगाएंगे, तो दोस्तों उसी को हम कहते हैं सेल बजट। और यहाँ पे लिखा है परचेज बजट। जी हाँ दोस्तों, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो दोस्तों आप एक परचेज बजट बना लेंगे दोस्तों कि हमें 50,000 रुपये का आइटम खरीदना है, माल खरीदना है। तो दोस्तों ये आपका परचेज बजट होता है। इसके अलावा इसमें लिखा है पर्सनल बजट। तो दोस्तों जो भी आपका बिजनेस है वहाँ पर जो भी एम्प्लॉई हैं, लेबर हैं दोस्तों, उनको दोस्तों सैलरी देने के लिए, दोस्तों उनको पैसा देने के लिए, दिहाड़ी देने के लिए जो भी आप बजट दोस्तों पैसा अलॉट करेंगे उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं पर्सनल बजट। तो दोस्तों आपको ये सभी टर्म समझ में आ गए होंगे कि सेल बजट क्या होता है, परचेज बजट क्या होता है, पर्सनल बजट क्या होता है। तो दोस्तों जो हमारे यहाँ पे सही ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ दी अबव का। तो दोस्तों आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। और दोस्तों इसी के साथ DSBM का जो सिलेबस है इसको कंप्लीट करवा दिया गया है। और दोस्तों अब इसके बाद बचता है फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। दोस्तों इसकी भी वीडियो आपकी 11 जुलाई से स्टार्ट करवा दी जाएगी, जिसको 2 से 3 वीडियो के अंदर पूरा कवर कर लिया जाएगा। तो दोस्तों आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।